दोस्तों स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वीके एडू चेंज द वे ऑफ लर्निंग पर। दोस्तों कहते हैं कि कोई भी लक्ष्य इंसान से बड़ा नहीं होता और हारा वही जो लड़ा नहीं होता। जी हाँ दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर से एक नए सेशन में। दोस्तों आज का ये जो टॉपिक है भारत का भूगोल, संपूर्ण भारत के भूगोल को टॉप सिलेक्टेड 100 क्वेश्चन जो कि पिछले कई वर्षों में एसएससी के द्वारा बार बार पूछे जा रहे हैं, ऐसे प्रश्नों का दोस्तों आपके सामने रखने वाले हैं और साथ ही साथ में संपूर्ण भारत के भूगोल को समाप्त करने वाले हैं इस सेशन के साथ में। तो यह सेशन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आप सभी दोस्त आज के सेशन को लाइक और शेयर जरूर करेंगे। दोस्त अगर आप फर्स्ट टाइम आज की वीडियो को विजिट कर रहे हैं, हमारी क्लास को देख रहे हैं, तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, साथ ही साथ में दोस्तों बेल आइकन को प्रेस करेंगे, जिससे सभी बेस्ट वीडियोस की जो नोटिफिकेशन है वो आप तक सबसे पहले पहुंचेगी। तो दोस्तों आज का जो सेशन है स्टार्ट हो चुका है। दोस्तों कहते हैं कि लक्ष्य हमेशा अर्जुन के बाण के जैसा होना चाहिए, लक्ष्य हमेशा अर्जुन के बाण के जैसा होना चाहिए और हौसला हमेशा सीमा पर खड़े जवान के जैसा होना चाहिए। तो उसी हौसले के साथ, उसी जोश और उत्साह के साथ में हम आपका स्वागत करते हैं। दोस्तों भारत के भूगोल के बारे में देखने वाले हैं, तो आज का सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है। सभी प्रश्नों के आंसर जो है आपको कमेंट सेक्शन में छाप देने हैं और सभी दोस्त प्रतिदिन शाम को 8 बजे लाइव क्लास से जुड़कर बहुत अच्छे तरीके से अपनी एसएससी जीडी एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। दोस्तों पहला प्रश्न जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एसएससी के द्वारा पूछा गया है, क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। क्षेत्रफल के हिसाब से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है, एक बार सभी दोस्त कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है, क्षेत्रफल के हिसाब से अगर पूछा जाएगा तो भारत का 7वां स्थान है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। भारत का दोस्तों जो क्षेत्रफल है वो लगभग विश्व का कितना है? तो यहाँ पर देखने वाली, ध्यान देने वाली बात है, भारत का क्षेत्रफल विश्व का कितना है? लगभग दोस्तों 2.42%। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, बहुत जो है इंपॉर्टेंट वैल्यू है, इसे आप याद रखेंगे। 242 याद रखेंगे, 2.42% इसका क्षेत्रफल है। और दोस्तों अगर किलोमीटर में बात की जाएगी तो लगभग दोस्तों 32,87,263 किलोमीटर है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, 32,87,263 किलोमीटर दोस्तों इसका क्षेत्रफल है। अगला दोस्तों अगर बात की जाएगी क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का विश्व में 7वां स्थान है। अगर आपसे पूछा जाएगा पहला स्थान किसका है तो ये भी जान लेंगे। अगर पूछा जाएगा पहला स्थान किसका है तो पहला स्थान दोस्तों क्षेत्रफल के हिसाब से रूस का है। रूस के बाद दोस्तों दूसरे नंबर पर कौन सा देश है? दूसरे नंबर पर दोस्तों है अमेरिका। दूसरे नंबर पर है अमेरिका और तीसरे नंबर पर है दोस्तों कनाडा। तीसरे नंबर पर कौन सा देश है? कनाडा। और चौथे नंबर पर दोस्तों है चीन। और भारत की स्थिति अगर बात की जाएगी तो 7वें स्थान पर है भारत। तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, पहले स्थान पर क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा देश है? रूस। और 7वें स्थान पर भारत। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे। इसी तरीके से हर एक क्वेश्चन का जो डीपली एनालिसिस करके आपके सामने लेकर आए हैं और ये एनालिसिस कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सिद्ध होने वाली है। तो आप सभी दोस्त लास्ट तक हमारे आज के सेशन में बने रहेंगे और बेस्ट तरीके से अपनी तैयारी करेंगे और अपने एग्जाम में बेस्ट स्कोर करके आएंगे। तो दोस्तों इस सेशन से कहीं ना कहीं आपको प्रश्न देखने को अवश्य मिलेंगे। तो सभी दोस्त एक बार लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं। जी हाँ दोस्तों ध्यान से देखेंगे अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है दोस्तों, विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग भारत का है? तो दोस्तों इसका मैंने आंसर पहले वाले प्रश्न में ही दे दिया है, तो आप लोग बस अब आपको बताना है कितना प्रतिशत भाग भारत का है। 2.43%, 3.43%, 3.73% या फिर 4.21%। सही आंसर क्या होगा एक बार कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। दोस्तों इसका आंसर अभी पिछले वाले प्रश्न में हमने आपको दे दिया था, तो दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है लगभग 2.42%। ऑप्शन ए आपका एकदम करेक्ट आंसर है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, ऑप्शन ए आपका एकदम करेक्ट आंसर। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। जी हाँ दोस्तों, भारत किस राज्य की तट रेखा सर्वाधिक लंबी है?
बताएंगे कमेंट सेक्शन में। भारत में किस राज्य की तटरेखा जो है सर्वाधिक लंबी है, एक बार कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। भारत में किस राज्य की तटरेखा सर्वाधिक लंबी है, तो दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है क्या है, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात या फिर महाराष्ट्र। तो दोस्तों सबसे लंबी तटरेखा किस राज्य की है, गुजरात की। ऑप्शन सी एकदम करेक्ट आंसर है। गुजरात मतलब दोस्तों गुजरना, और याद रखेंगे जो गुजरता है वो सबसे लंबा होता है। तो इस तरीके से कुछ भी करके याद कर लेंगे, तोड़ मरोड़ के उल्टा सीधा करके कैसे भी आपको याद होना चाहिए, और आप एग्जाम में सही आंसर करके आएंगे, आपको सिलेक्शन मिल जाएगा। बाद में आपसे कोई नहीं पूछने वाला है कि आपने कैसे याद किया था, क्या किया था दोस्तों। तो आपको बस याद होना चाहिए। तो अच्छे तरीके से अपने दिमाग को जो है थोड़ा एक्टिव रख के हर चीज़ को सीखेंगे हमारे साथ में। यहाँ पर दोस्तों आपको मोटिवेशन की कोई आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि हम समय समय पर आपको डोज देते रहेंगे। तो गुजरात दोस्तों सर्वाधिक लंबी तटरेखा वाला राज्य है। लगभग दोस्तों इसकी कितने किलोमीटर सीमा जो है इसकी तटरेखा है, लगभग 1290 किलोमीटर। ये भी दोस्तों ध्यान रखेंगे, 1290 किलोमीटर गुजरात की तटरेखा है। अगर बात की जाएगी भारत के कितने राज्य जो हैं तटरेखा वाले हैं, तो कमेंट सेक्शन में छाप देंगे भारत के कितने राज्य तटरेखा वाले हैं। तो भारत के कितने राज्य तटरेखा वाले हैं, तो दोस्तों भारत के कितने राज्य तटरेखा वाले हैं, इसका एकदम करेक्ट आंसर है दोस्तों 9। भारत के दोस्तों 9 राज्य तटरेखा वाले हैं, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, ये प्रश्न एसएससी के द्वारा पूछा गया है। भारत के सबसे उत्तरीय बिंदु का क्या नाम है, बताएंगे। सियाचिन, इंदिरा कॉल, कारगिल या फिर इंदिरा पॉइंट। तो दोस्तों भारत के सबसे उत्तरीय बिंदु को क्या कहा गया है, एक बार कमेंट सेक्शन में छाप देंगे जितने सारे दोस्त जुड़े हुए। तो दोस्तों भारत के सबसे उत्तरी बिंदु को क्या कहा गया है, इसका एकदम करेक्ट आंसर है इंदिरा कॉल। भारत के सबसे उत्तरी बिंदु को क्या कहा गया है, इंदिरा कॉल। ये कहाँ पर दोस्तों है, इंदिरा कॉल। ये दोस्तों कहाँ पर पड़ता है दोस्तों, इंदिरा कॉल। तो दोस्तों ये जम्मू कश्मीर में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है, जम्मू कश्मीर में पड़ता है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाता है भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा, ये दोस्तों उत्तरीय बिंदु है। अगर आपसे दोस्तों पूछा जाता है भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो एक बार कमेंट सेक्शन में छाप देंगे भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है। दोस्तों भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, एक बार कमेंट सेक्शन में छाप देंगे जितने सारे दोस्त जुड़े हुए हैं। तो दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट। दोस्तों इंदिरा कॉल अगर बात की जाएगी, दोस्तों कॉल की बात की जाएगी तो का से कॉल होता है और का से होता है कश्मीर। तो दोस्तों ऐसे याद रखेंगे, का से होता है कॉल और का से होता है कश्मीर। तो कश्मीर में दोस्तों भारत के उत्तर में राज्य है कश्मीर। तो इस तरीके से याद रखेंगे, इंदिरा कॉल अगर पूछा जाएगा तो जम्मू कश्मीर में पड़ता है और भारत के उत्तर में पड़ता है। तो उत्तरी बिंदु कौन सा है, इंदिरा कॉल। अगर दोस्तों बात करी जाएगी दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, कौन सा, इंदिरा पॉइंट। नाम याद रखेंगे, क्या नाम है इसका, इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट नाम है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। यहाँ पर दोस्तों देखेंगे ध्यान से, इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट। दोस्तों इंदिरा पॉइंट सबसे दक्षिणतम बिंदु है। और दोस्तों ये आपका जो है सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा माना गया, इंदिरा पॉइंट। तो आपका एकदम करेक्ट आंसर कौन है, इंदिरा कॉल। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। दोस्तों भारत की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है, एक बार कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। भारत की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है, 14,200 किलोमीटर, 15,200 किलोमीटर, 16,200 किलोमीटर या फिर 17,200 किलोमीटर। तो दोस्तों भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई लगभग 15,200 किलोमीटर है। ऑप्शन बी आपका एकदम करेक्ट आंसर है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। भारत की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है, 15,200 किलोमीटर। 15,200 किलोमीटर है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछा जाता है पूरब से पश्चिम तक भारत का विस्तार कितना है, दोस्तों यहाँ पर भारत का जो आप देखेंगे थोड़ा सा, ये दोस्तों आपका भारत का मैप है, कुछ इस तरीके से होता है। बहुत अच्छा नहीं बन पाया, लेकिन जैसा भी है इससे समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे दोस्तों आपका होता है श्रीलंका। तो दोस्तों भारत का अगर आपसे पूछा जाएगा, ध्यान से देखेंगे, भारत का अगर आपसे पूछा जाएगा, सभी दोस्त बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत का पूरब से पश्चिम, अगर आपसे दोस्तों पूछा जाता है भारत का पूरब से पश्चिम तक कितना दोस्तों इसकी लंबाई है, तो भारत के पूरब से पश्चिम तक का विस्तार लगभग
2933 किलोमीटर। कितना है? 2933 किलोमीटर है सभी दोस्त, ध्यान रखेंगे 2933 किलोमीटर। अगला दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाता है भारत का उत्तर से दक्षिण तक इसकी लंबाई कितनी है, तो दोस्तों भारत के उत्तर से दक्षिण तक लंबाई कितनी है यह यहाँ से देखी जाएगी दोस्तों। तो भारत के उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई अगर आपसे पूछी जाती है तो सभी दोस्त ध्यान से देखेंगे, भारत के उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है। तो दोस्तों भारत के उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई 3124 किलोमीटर है। कितनी है? 3124 किलोमीटर। तो दोस्तों मैप के अकॉर्डिंग से आपने देखा, मैप के अनुसार आपने देखा तो आपको थोड़ा सा समझ में आया होगा। ये आपका उत्तर से दक्षिण तक 3141 किलोमीटर या फिर 3124 किलोमीटर है। और दोस्तों अगर बात की जाएगी पूरब से पश्चिम तक, तो दोस्तों इसकी लंबाई लगभग 2933 किलोमीटर है, 2933 किलोमीटर है। तो दोस्तों इसे याद रखेंगे, ये वैल्यूज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं एग्जाम में देखने को मिल सकती हैं। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न क्या है, ध्यान से देखेंगे। भारत के कुल कितने राज्य समुद्र तट से लगे हुए हैं? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। जितने सारे दोस्त जुड़े हुए हैं एक बार कमेंट सेक्शन में छाप देंगे, भारत के कुल कितने राज्य जो हैं समुद्र से लगे हुए हैं। किससे लगे हुए हैं? समुद्र से लगे हुए हैं, एक बार कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो भारत के कितने राज्य समुद्र के साथ में लगे हुए हैं? सही आंसर जो है कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। जितने सारे दोस्त आज के सेशन से जुड़े हुए हैं एक बार लाइक और शेयर जरूर करेंगे। तो दोस्तों भारत के 9 राज्य समुद्र तट से लगे हुए हैं। ऑप्शन बी आपका एकदम करेक्ट आंसर है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। जी हाँ दोस्तों, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कुल कितनी है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। भारत की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है? एक बार कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो दोस्तों भारत के स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? 3214 किलोमीटर। ऑप्शन सी आपका एकदम करेक्ट आंसर है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे। सभी दोस्त ये प्रश्न ध्यान से देखेंगे। 82 सही 1/2 पूर्वी देशांतर रेखा भारत के किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? बताएंगे। 82 सही 1/2 पूर्वी देशांतर रेखा भारत के किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ या फिर बिहार। तो दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है बिहार। दोस्तों 82 सही 1/2 पूर्वी देशांतर रेखा भारत के बिहार राज्य से होकर नहीं गुजरती है। बिहार की अगर बात की जाएगी, बिहार की राजधानी क्या है? पटना दोस्तों है, ध्यान रखेंगे। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ में है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। भारत की सबसे ज़्यादा स्थलीय सीमा किस देश के साथ में है? एक बार कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। जितने सारे दोस्त देख रहे हैं एक बार सभी दोस्त लाइक और शेयर जरूर करेंगे। ऑप्शन है पाकिस्तान, चीन, म्यांमार या फिर बांग्लादेश। तो दोस्तों किस देश के साथ में सबसे ज़्यादा स्थलीय सीमा है? इसका एकदम करेक्ट आंसर है दोस्तों बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ में भारत सबसे ज़्यादा स्थलीय सीमा साझा करता है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। ऑप्शन डी आपका एकदम करेक्ट आंसर है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। ऑप्शन डी आपका एकदम करेक्ट आंसर। बांग्लादेश की अगर बात की जाएगी, बांग्लादेश की राजधानी क्या है? बांग्लादेश की राजधानी क्या है? एक बार कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो दोस्तों बांग्लादेश की राजधानी है ढाका। बांग्लादेश की राजधानी है ढाका और इसकी मुद्रा क्या है दोस्तों? इसकी मुद्रा है दोस्तों टक्का। अगर बात की जाएगी बांग्लादेश भारत के साथ में कितने किलोमीटर सीमा का साझा करता है? तो इसका एकदम करेक्ट आंसर है दोस्तों लगभग 4096 किलोमीटर सीमा जो है साझा करता है भारत बांग्लादेश के साथ में। अगला दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाता है बांग्लादेश के साथ में भारत के मतलब कौन कौन से राज्य सीमा टच करते हैं, तो बांग्ला के देश के साथ सीमा स्पर्श करने वाले भारत के राज्य, तो इसकी एक शानदार ट्रिक है, उसके सहायता से आप लोग याद कर सकते हैं। तो ट्रिक के सहायता से दोस्तों बताएंगे, तो ट्रिक के सहायता से आप लोग याद कर सकते हैं। बाकी इनके नाम आप लोग ध्यान रखेंगे। कौन सा नाम है दोस्तों बांग्लादेश के साथ में कौन कौन से? तो दोस्तों वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल हो गया आपका, ठीक है। और आपका दोस्तों हो गया असम इसके साथ में सीमा साझा करता है। और दोस्तों आपका त्रिपुरा, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, असम और त्रिपुरा। और साथ ही साथ में दोस्तों मेघालय और मिजोरम, मेघालय और
मिजोरम। तो दोस्तों ये इनके साथ में साझा करते हैं सीमा। अगर दोस्तों इसकी ट्रिक आपको चाहिए, एकदम शानदार ट्रिक, जितने सारे भारत के पड़ोसी देश है वो भारत के किन किन राज्यों के साथ में सीमा टच करते हैं, तो इसके लिए हमारे शॉर्ट्स वीडियो को देखिए, उसमें बहुत ही शानदार धांसू ट्रिक बताए गए हैं जिसके माध्यम से आप लोग बहुत ही आसानी से उन्हें याद कर सकते हैं। तो एक बार सभी दोस्त शॉर्ट्स वाली वीडियोज़ को देखेंगे। हमारे चैनल पर इस वीडियो को कंप्लीट होने के बाद शॉर्ट वाले पर जाएंगे तो उसमें बहुत सारी ट्रिक्स दी हुई हैं, ट्रिक्स बताई गई, हर एक इंपॉर्टेंट जो कि आपके कठिन कंटेंट होता है उसका हम ट्रिक के रूप में आसान भाषा में आपको बताते हैं। तो दोस्तों उसे आप लोग आसानी तरीके से याद कर सकते हैं। तो एक बार शॉर्ट्स वीडियोस को देखेंगे इस वीडियोस को देखने के बाद में। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों के साथ में लगती है, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो दोस्तों भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों के साथ में लगती है, 5, 6, 7 या फिर 8। तो दोस्तों भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों के साथ में लगती है, एक बार कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो भारत की स्थलीय सीमा 7 देशों के साथ में लगती है। कितने देशों के साथ में लगती है, 7 देशों के साथ में लगती है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। भारत की स्थलीय सीमा की अगर बात की जाएगी, एक बार सभी दोस्त बताएंगे कितने देशों के साथ में लगती है, सभी दोस्त बताएंगे। तो भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों के साथ में लगती है, एक बार सभी लोग कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। जितने सारे दोस्त जुड़े हुए हैं एक बार सभी दोस्त लाइक और शेयर जरूर करेंगे। तो दोस्तों भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों के साथ में लगती है, पाकिस्तान, चीन, अफगानिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान और म्यांमार। तो दोस्तों इसमें 8 आपका होगा। दोस्तों कितने देशों के साथ में लगती है, 8 आपका एग्जैक्ट होगा, क्योंकि दोस्तों कौन कौन से देशों के साथ में लगती है ये भी जानना जरूरी है। अगर बात की जाएगी दोस्तों अगर बात की जाएगी पश्चिम में, तो दोस्तों भारत के पश्चिम में कौन सा देश पड़ता है, तो दोस्तों भारत के पश्चिम में पाकिस्तान है दोस्तों, पाकिस्तान। और पाकिस्तान के साइड में दोस्तों कौन सा पड़ता है, अफगानिस्तान, अफगानिस्तान पड़ता है दोस्तों। और अगर बात की जाएगी भारत के उत्तर दिशा में कौन कौन से देश पड़ते हैं, तो दोस्तों अफगानिस्तान का कुछ हिस्सा दोस्तों उत्तर दिशा में पड़ता है। बाकी दोस्तों अगर बात की जाएगी चीन है दोस्तों, चीन है दोस्तों आपका उत्तर दिशा में पड़ता है। और दोस्तों नेपाल, नेपाल उत्तर दिशा में पड़ता है। अगला दोस्तों और कौन कौन से देश सीमा स्पर्श करते हैं, तो सभी दोस्त एक बार देखेंगे। नेपाल के बाद अगर बात की जाएगी तो सभी दोस्त ध्यान से देखेंगे, नेपाल। और नेपाल के बाद दोस्तों, नेपाल के बाद आपका बांग्लादेश, ध्यान से देखेंगे, बांग्लादेश। और बांग्लादेश के बाद भूटान, और भूटान के बाद दोस्तों हो जाएगा म्यांमार। तो दोस्तों ये देश हैं जिनके साथ में भारत जो है स्थलीय सीमा साझा करता है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो दोस्तों इसका एग्जैक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 8 राज्यों के साथ में, 8 देशों के साथ में भारत अपनी स्थलीय सीमा को साझा करता है। दोस्तों इन सभी जो देश हैं इनके साथ में भारत के कौन कौन से राज्य सीमा स्पर्श करेंगे, तो इनकी ट्रिक है जिसे आप लोग हमारी शॉर्ट्स वीडियोस के माध्यम से देख सकते हैं। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। डूरंड लाइन किन 2 देशों के बीच की स्थिति है, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो दोस्तों डूरंड लाइन की अगर बात की जाएगी, डूरंड लाइन भारत और किस देश के बीच में जो है स्थिति है, स्थित है, बताएंगे। भारत और किस देश के बीच में यह स्थित है, भारत चीन के देश, भारत और चीन के मध्य, भारत और पाकिस्तान के मध्य, भारत और अफगानिस्तान के मध्य, या फिर भारत और बांग्लादेश के मध्य। तो दोस्तों डूरंड रेखा की अगर बात की जाएगी तो डूरंड रेखा भारत और अफगानिस्तान के मध्य है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। भारत और चीन के बीच में कौन सी रेखा है, तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, भारत और चाइना के बीच में जो रेखा साझा होती है, जो रेखा है उसे क्या नाम दिया गया, मैक-मोहन रेखा। क्या नाम दिया गया, मैक-मोहन रेखा। नाम याद रखेंगे सभी दोस्तों। अगर बात की जाएगी भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सी रेखा है, तो दोस्तों भारत और पाकिस्तान के बीच में जो रेखा है उसका क्या नाम है, रेड क्लिफ रेखा, रेड क्लिफ रेखा। अगर आपसे पूछा जाएगा भारत और बांग्लादेश के बीच में कौन सी रेखा है, तो इसका नाम भी दोस्तों रेड क्लिफ रेखा है, क्योंकि बांग्लादेश पहले जो है पश्चिमी पाकिस्तान हुआ करता था। कौन सा पाकिस्तान हुआ करता था, बांग्लादेश दोस्तों पहले पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता था। कौन सा, भारत के पूर्व दिशा में स्थित है बांग्लादेश। तो दोस्तों बांग्लादेश की अगर बात की जाएगी तो ये पहले पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था। तो इसलिए दोस्तों ये भारत और पाकिस्तान और भारत और बांग्लादेश के मध्य जो सीमा रेखा है उसे रेड क्लिफ रेखा नाम दिया गया है। भारत और चाइना के बीच में मैक-मोहन रेखा, भारत और अफगानिस्तान के मध्य में जो रेखा है उससे दोस्तों क्या कहा गया है, डूरंड रेखा। चलिए
चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे। फटाफट से आप सभी लोग आज के सेशन को लाइक और शेयर जरूर करेंगे। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो दोस्तों कर्क रेखा की अगर बात की जाएगी तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। फटाफट से आप सभी लोग आज के सेशन को लाइक और शेयर जरूर करेंगे। जितने सारे दोस्त जुड़े हैं उन सभी तक आज की वीडियो को शेयर जरूर करेंगे। तो दोस्तों कर्क रेखा लगभग यहाँ से दोस्तों ऐसे गुजरती है, यहाँ से दोस्तों इधर ऐसे जाती है। तो दोस्तों टोटल 8 राज्यों से यह सीमा स्पर्श करती है, जिसमें दोस्तों कौन कौन से राज्य हैं तो इनके नाम आप लोग ध्यान से देखेंगे। गुजरात, राजस्थान, ध्यान से देखेंगे। गुजरात, राजस्थान, इनके नाम हम लिखे दे रहे हैं जिससे आपको याद हो जाए। तो इनके नाम दोस्तों सभी दोस्त याद रखेंगे, जिन जिनके साथ में स्पर्श करते हैं तो सभी क्रमशः याद कर लेंगे। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड। मध्य प्रदेश, उसके बाद दोस्तों आपका है छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, ठीक है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद दोस्तों आपका कौन सा है? झारखंड। और झारखंड के बाद दोस्तों कौन सा है? झारखंड के बाद दोस्तों है पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल। उसके बाद आपका है त्रिपुरा। और लास्ट में दोस्तों आपका कौन सा पड़ता है? मिजोरम। लास्ट में दोस्तों पड़ता है आपका कौन सा? मिजोरम। तो दोस्तों 8 राज्यों के साथ में कर्क रेखा जो है टच करती है। कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से होकर गुजरती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे। एक बार सभी दोस्त लाइक और शेयर जरूर करेंगे। दोस्तों अगला प्रश्न है, पृथ्वी की चुंबकीय रेखा कहाँ से गुजरती है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। कन्याकुमारी, विशाखापट्टनम, त्रिवेंद्रम या फिर कोच्चि। तो दोस्तों पृथ्वी की चुंबकीय रेखा त्रिवेंद्रम से होकर गुजरती है। ऑप्शन सी आपका एकदम करेक्ट आंसर है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। जी हाँ दोस्तों, पाक जल संधि किन 2 देशों के बीच में स्थित है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। दोस्तों पाक जल संधि, भारत जो है 8 राज्यों के साथ स्थलीय सीमा स्पर्श करता है, लेकिन दोस्तों श्रीलंका के साथ में जल संधि बनाता है, जिस जल संधि का नाम क्या है? पाक जल संधि। पाक जल संधि, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न क्या है, एक बार सभी दोस्त देखेंगे और सही आंसर जो है कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से किस राज्य की सीमा चीन से नहीं मिलती है? सही आंसर जो है कमेंट सेक्शन में बताएंगे। गुजरात, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश या फिर उत्तराखंड। तो दोस्तों किस राज्य की सीमा चीन से नहीं मिलती है? तो दोस्तों कौन सा राज्य है जिसकी सीमा चीन से नहीं मिलती है? एक बार सही आंसर जो है कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। गुजरात, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड। दोस्तों गुजरात की सीमा नहीं मिलती है, क्योंकि गुजरात दोस्तों भारत के किस साइड में स्थित है? तो दोस्तों भारत के यहाँ देखेंगे तो पश्चिमी साइड में स्थित है गुजरात। तो ये आपका सीमा नहीं टच करता है, किससे? चाइना से। और चाइना के साथ में कौन कौन से राज्य सीमा स्पर्श करते हैं? तो इनके नाम है दोस्तों हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। म्यांमार की सीमा किस भारतीय राज्य से मिलती है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो दोस्तों म्यांमार की सीमा किस भारतीय राज्य के साथ मिलती है? पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा या फिर मिजोरम। तो दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर क्या होगा? एक बार कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो दोस्तों इसकी एक शानदार ट्रिक है जिसकी सहायता से आपको याद करवा देंगे, क्योंकि ट्रिक छोटी है तो आप लोग याद कर सकेंगे। तो इसकी ट्रिक है, म्यांमार किस भारत के कौन कौन से राज्यों के साथ सीमा टच करते हैं? तो इसकी ट्रिक है, अरुण नागमणि के मजे ले रहा है। याद ध्यान से सुनेंगे, अरुण नागमणि के मजे ले रहा है। अरुण नागमणि के मजे ले रहा है। तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, ये ट्रिक एकदम शानदार है। म्यांमार के साथ सीमा करने वाले देश, ये एकदम शानदार ट्रिक है। तो अरुण से दोस्तों बनता है अरुणाचल प्रदेश। क्या बनता है? अरुणाचल प्रदेश। नागमणि, तो नाग से बनता है दोस्तों नागालैंड। ध्यान से देखेंगे, नागालैंड। और मणि से बनता है दोस्तों मणिपुर। क्या बनता है? मणिपुर। उसके बाद दोस्तों है मजे, तो मजे से दोस्तों बनता है मिजोरम। क्या बनता है? मिजोरम। तो दोस्तों ये राज्य हैं जिनके साथ में म्यांमार अपनी सीमा स्पर्श करता है।
तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। तो इसमें कौन सा है जिसके साथ में मिलती है? तो इसका एकदम करेक्ट आंसर है मिजोरम। ऑप्शन डी एकदम करेक्ट आंसर है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे और ट्रिक आप लिख लेंगे और याद कर लेंगे। सभी शानदार ट्रिक्स को देखने के लिए हमारी शॉर्ट्स वीडियोस को जरूर देखें। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। भारत के किस राज्य की सीमा भूटान से नहीं लगती है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। अब दोस्तों भूटान की अगर बात की जाएगी तो भूटान की सीमा किन किन राज्यों के साथ में लगती है, एक बार सभी दोस्त बताएंगे। भूटान की सीमा किन किन राज्यों के साथ में लगती है? तो दोस्तों भूटान की सीमा हम आपको बता दें तो असम, अरुण, सिखे, बंगाली। ट्रिक है असम, अरुण, सिखे, बंगाली। तो असम से दोस्तों असम, अरुण से दोस्तों अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, असम, अरुण, सिखे, बंगाली। तो असम से दोस्तों बनता है असम, अरुण से दोस्तों बनता है अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, अरुण से बनता है अरुणाचल प्रदेश, सिखे से बनता है दोस्तों सिक्किम और बंगाली से दोस्तों बनता है पश्चिम बंगाल। तो यहाँ पर पूछा गया है भूटान की सीमा किससे नहीं लगती? तो यहाँ पर दोस्तों अरुणाचल प्रदेश हमको मिल गया, पश्चिम बंगाल मिल गया और दोस्तों कौन सा मिल गया? सिक्किम मिल गया। दोस्तों मेघालय के साथ में नहीं लगती है। जब आपको सभी पता होंगी तो आप सही आंसर को आसानी से सिलेक्ट कर सकेंगे। तो इस तरीके के क्वेश्चन बार बार एसएससी में पूछे जा रहे हैं, तो इनकी शॉर्ट ट्रिक्स है जिसके माध्यम से आप लोग आसानी से याद कर सकेंगे। तो शॉर्ट्स ट्रिक्स को देखने के लिए शॉर्ट्स वीडियोज़ को हमारी ज़रूर देखें। तो अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे फटाफट से दोस्तों। 10 डिग्री चैनल निम्नलिखित में से किसे अलग करता है? तो दोस्तों अगर बात की जाएगी 10 डिग्री चैनल की, तो 10 डिग्री चैनल किसे अलग करता है एक बार कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो दोस्तों 10 डिग्री चैनल अंडमान व निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। जी हाँ दोस्तों, अगला प्रश्न है कोको जल संधि किन दो क्षेत्रों को विभाजित करती है? कोको द्वीप व कार निकोबार को, या फिर ऑप्शन बी है कोको द्वीप या मध्य अंडमान को, ऑप्शन सी है कोको द्वीप व ग्रेट निकोबार को, ऑप्शन डी है कोको द्वीप व उत्तरी अंडमान को। तो दोस्तों कोको जल संधि किन दो क्षेत्रों को विभाजित करती है? तो दोस्तों कोको जल संधि की अगर बात की जाएगी तो यह कोको द्वीप और उत्तरी अंडमान को विभाजित करती है। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग मैदानी है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। भारत के कुल क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत भाग मैदानी है एक बार कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। जितने सारे दोस्त जुड़े हैं, 11% भाग, 19% भाग, 28% भाग या फिर 43% भाग? तो दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है 43% भाग। क्या है? 43% भाग क्या है दोस्तों? 43% भाग इसका क्या है? मैदानी है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे कितने परसेंट भाग मैदानी है? तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे 43% भाग मैदानी है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। एक बार सभी दोस्त आज के सेशन को लाइक और शेयर जरूर करेंगे। अगला प्रश्न क्या है? भौतिक रचना तथा धरातल के स्वरूप के आधार पर भारत को कितने भागों में बांटा गया? तो दोस्तों भौतिक रचना और धरातल के स्वरूप के आधार पर भारत को कितने भागों में बांटा गया? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है भारत को 6 भागों में बांटा गया। भौतिक रचना और धरातल के स्वरूप के आधार पर भारत को 6 भागों में बांटा गया। इसमें दोस्तों उत्तर एवं उत्तर पर्वतमाला, उत्तर भारत के मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, भारतीय मरुस्थल और दोस्तों तटीय मैदान और द्वीप समूह इसमें शामिल हैं। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है भारत की सबसे ऊंची चोटी यहाँ पर है दोस्तों, ध्यान रखेंगे K2 गाडविन ऑस्टिन किस श्रृंखला का भाग है? तो दोस्तों भारत की सर्वोच्च चोटी, सबसे ऊंची चोटी K2 जिसे दोस्तों गाडविन ऑस्टिन के नाम से जाना जाता है, यह किस पर्वत श्रृंखला का भाग है? काराकोरम, लद्दाख, जास्कर या फिर पीर पंजाल? सही आंसर क्या है एक बार कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर क्या है एक बार कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। काराकोरम दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है। K2 दोस्तों किस श्रृंखला का भाग है? तो दोस्तों काराकोरम का भाग है। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। विश्व की सबसे ऊंची चोटी हिमालय की किस श्रेणी का भाग है? तो दोस्तों बताएंगे विश्व की सबसे ऊंची चोटी हिमालय की किस श्रेणी के भाग में स्थित है? ट्रांस हिमालय, हिमाद्री हिमालय, हिमाचल हिमालय या फिर दोस्तों शिवालिक हिमालय? तो दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है हिमाद्री हिमालय। हिमाद्री हिमालय में विश्व की सबसे ऊंची चोटी हिमालय की स्थित है, जो कि हिमालय की किस भाग में है? तो हिमाद्री हिमालय में स्थित है। ऑप्शन बी आपका एकदम करेक्ट आंसर है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न क्या है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो दोस्तों भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? नंदा देवी, नामचा बरवा,
कंचनजंगा या फिर एवरेस्ट है। तो दोस्तों भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दोस्तों इसमें से कंचनजंगा इसका एकदम करेक्ट आंसर है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ठीक है, अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। जी हाँ दोस्तों, सभी प्रश्न जो दोस्तों एसएससी के द्वारा कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, तो आप सभी दोस्त लास्ट तक बने रहेंगे हमारे आज के इस सेशन में, क्योंकि आज का सेशन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आपका कोई भी एग्जाम है, ये सेशन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। एसएससी के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न जो हैं हम आपके लिए लेकर आए हैं, तो आप सभी दोस्त लास्ट तक बने रहेंगे आज के इस सेशन में। विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी किस देश में अवस्थित है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। भारत में, भूटान में, चीन में या फिर नेपाल में? तो विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी किस देश में अवस्थित है? एक बार कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है नेपाल। विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी दोस्तों नेपाल में अवस्थित है। ऑप्शन डी आपका एकदम करेक्ट आंसर है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला जो प्रश्न है ध्यान से देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला हिमालय का नवीनतम भाग है? तो दोस्तों हिमालय का नवीनतम भाग कौन सी पर्वत श्रृंखला है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, हिमाचल हिमालय या फिर शिवालिक हिमालय? सही आंसर क्या होगा? एक बार कमेंट सेक्शन में छापेंगे। तो दोस्तों शिवालिक हिमालय इसका एकदम करेक्ट आंसर है। शिवालिक हिमालय पर्वत श्रृंखला हिमालय का नवीनतम भाग है। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। जी हाँ दोस्तों, अगला प्रश्न है, शिवालिक हिमालय का निचला भाग क्या कहलाता है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। शिवालिक हिमालय का निचला भाग क्या कहलाता है? भाबर, खादर, तराई या फिर बांगर? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। दोस्तों शिवालिक का निचला भाग क्या कहलाता है? तो दोस्तों शिवालिक का निचला भाग भाबर कहलाता है। ऑप्शन ए आपका एकदम करेक्ट आंसर है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, क्या कहलाता है? भाबर। चलिए अगला प्रश्न है क्या है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। जी हाँ दोस्तों, अगला प्रश्न है, शिमला, कुल्लू मनाली, मसूरी, दार्जिलिंग आदि प्रसिद्ध पर्यटक स्थल किस हिमालय क्षेत्र के भाग हैं? तो एक बार फिर से देखेंगे, शिमला, कुल्लू मनाली, मसूरी, दार्जिलिंग आदि प्रसिद्ध पर्यटक स्थल किस हिमालय क्षेत्र के भाग में है? हिमाचल प्रदेश के भाग में है या फिर शिवालिक हिमालय, हिमाद्री हिमालय या फिर ट्रांस हिमालय? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो दोस्तों यह हिमाचल हिमालय के भाग में आते हैं। किस भाग में आते हैं दोस्तों? हिमाचल हिमालय। तो यहाँ पर दोस्तों क्या है? हिमाचल हिमालय। हिमाचल हिमालय के भाग में आते हैं। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। जी हाँ दोस्तों, बृहद हिमालय की बताएंगे दोस्तों, बृहद हिमालय की औसत ऊंचाई कितनी है? 5000 मीटर, 6000 मीटर, 6500 मीटर या फिर 7000 मीटर? तो दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है, बृहद हिमालय की ऊंचाई लगभग 6000 मीटर है। ऑप्शन बी आपका एकदम करेक्ट आंसर है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। दोस्तों अगला प्रश्न एसएससी के द्वारा पूछा गया बहुत ही शानदार प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी है? तो दोस्तों कौन सी पर्वत श्रेणी भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी है? हिमालय, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट या फिर अरावली श्रेणी? सही आंसर क्या होगा? एक बार कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो दोस्तों कौन सी पर्वत श्रेणी भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी है? तो दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है अरावली श्रेणी। ऑप्शन डी आपका एकदम करेक्ट आंसर है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे। अरावली पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी कौन सी है? कमेंट सेक्शन में बताएंगे। अरावली पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची ऊंची चोटी कौन सी है? दोस्तों यहाँ पर क्या है प्रश्न? सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी नहीं दोस्तों, यहाँ पर अरावली पर्वत श्रेणी है, इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर, धूपगढ़, कालसुबाई या फिर दोदा बट्टा? तो दोस्तों अरावली पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अरावली पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर। ऑप्शन ए आपका एकदम करेक्ट आंसर है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न क्या है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। जी हाँ दोस्तों, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत श्रृंखला ब्लॉक पर्वत का एक उदाहरण है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। कौन सा पर्वत श्रृंखला एक ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है? सभी दोस्त छाप देंगे। जितने सारे दोस्त आज के सेशन से जुड़े हुए एक बार सभी दोस्त लाइक और शेयर जरूर करेंगे। तो कौन सा पर्वत श्रृंखला ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है? अरावली, सतपुड़ा, हिमाचल हिमालय या फिर पश्चिमी घाटी? सही आंसर क्या होगा? एक बार सभी दोस्त कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो दोस्तों कौन सी पर्वत श्रृंखला ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है? तो दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है सतपुड़ा। ऑप्शन बी आपका एकदम करेक्ट आंसर है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे। सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची
श्रेणी कौन सी है, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो दोस्तों यहाँ पर सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, बताएंगे चोटी कौन सी है। सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, गुरु शिखर, दोदाबट्टा, धूपगढ़ या फिर कालसुबाई। तो दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर क्या होगा, धूपगढ़। सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, धूपगढ़। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। जी हाँ दोस्तों, अमरकंटक किस पहाड़ी की सर्वोच्च शिखर पर है, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। अमरकंटक किस पहाड़ी की सर्वोच्च शिखर पर है, सतपुड़ा, मैकाल, नीलगिरी या फिर शिवालिक। तो अमरकंटक किस पहाड़ी के सर्वोच्च शिखर पर है। तो दोस्तों अमरकंटक की अगर बात की जाएगी तो मैकाल के सर्वोच्च शिखर पर है। ऑप्शन बी आपका एकदम करेक्ट आंसर है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला दोस्तों अगला जो प्रश्न है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एसएससी के द्वारा पूछा गया, सोन एवं नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ पर है, कमेंट सेक्शन में बताएंगे। सोन एवं नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ पर है। तो दोस्तों सोन एवं नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ पर है, अमरकंटक में, धूपगढ़ में, गुरु शिखर में या फिर कालसुबाई में। सही आंसर क्या होगा एक बार कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। दोस्तों अगर बात की जाएगी सोन एवं नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है, तो इसका एकदम करेक्ट आंसर है अमरकंटक। अमरकंटक में है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। जी हाँ दोस्तों, आज का सेशन आप सभी दोस्त लाइक और शेयर जरूर करेंगे। अगला प्रश्न है, पश्चिमी घाट का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, बताएंगे। नर्मदा से गोवा तक, त्राप्ती से कन्याकुमारी तक, सूरत से कोच्चि तक या फिर नासिक से कन्याकुमारी तक। सही आंसर क्या होगा एक बार कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। जितने सारे दोस्त जुड़े हुए हैं एक बार लाइक और शेयर जरूर करेंगे। पश्चिमी घाटी का विस्तार कहाँ तक है, नर्मदा से गोवा तक, ताप्ती से कन्याकुमारी तक, सूरत से कोच्चि तक या फिर नासिक से कन्याकुमारी तक। तो दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है ताप्ती से कन्याकुमारी तक। ऑप्शन बी आपका एकदम करेक्ट आंसर है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। ऑप्शन बी आपका एकदम करेक्ट आंसर है, पश्चिमी घाट का विस्तार ताप्ती से कन्याकुमारी तक है। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। नासिक और मुंबई के बीच में कौन सा दर्रा स्थित है, थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट या फिर सेनकोट्टा। तो दोस्तों नासिक और मुंबई के बीच में कौन सा दर्रा स्थित है, नासिक और मुंबई के बीच में दोस्तों थाल घाट दर्रा स्थित है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। जी हाँ दोस्तों, भोर घाट किन दो शहरों को जोड़ता है, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तिरुवनंतपुरम और मदुरई को। ऑप्शन बी है कोयम्बटूर एवं कोचीन को। ऑप्शन सी है नासिक एवं मुंबई को या फिर ऑप्शन डी है मुंबई एवं पुणे को। तो दोस्तों भोर घाट किन दो शहरों को जोड़ता है, एक बार कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो दोस्तों भोर घाट की अगर बात की जाएगी तो यह मुंबई एवं पुणे को जोड़ता है। ऑप्शन डी आपका एकदम करेक्ट आंसर है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। भोर घाट मुंबई एवं पुणे को आपस में जोड़ता है। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। जी हाँ दोस्तों, अगला प्रश्न क्या है, ध्यान से देखेंगे। कोयम्बटूर कोचीन के बीच स्थित पाल घाट की ऊंचाई क्या है। दोस्तों कोयम्बटूर और कोचीन के बीच में कौन सा दर्रा स्थित है, पाल घाट दर्रा स्थित है। इसकी ऊंचाई क्या है, 580 मीटर, 630 मीटर, 305 मीटर या फिर 280 मीटर। तो दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर क्या है, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। इसका एकदम करेक्ट आंसर है दोस्तों 305 मीटर। ये प्रश्न दोस्तों एसएससी में पूछा गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कोयम्बटूर और कोचीन के बीच स्थित पाल घाट की ऊंचाई क्या है, तो सभी दोस्त याद रखेंगे 305 मीटर। 305 मीटर। दोस्तों हाथ में एक नोटबुक और पेन लेकर जरूर बैठा कीजिए, जिससे सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट आप सभी लोग नोट कर सकें और अच्छी तरीके से उनका रिवीजन भी कर सकें। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। नीलगिरी की पहाड़ी भारत के किस राज्य में स्थित है, बताएंगे। आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक में, केरल में या फिर तमिलनाडु में। तो दोस्तों नीलगिरी की पहाड़ी भारत के किस राज्य में स्थित है, तो इसका एकदम करेक्ट आंसर है नीलगिरी की पहाड़ी भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित है। ऑप्शन डी आपका एकदम करेक्ट आंसर है, तमिलनाडु। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। जी हाँ दोस्तों, अगला प्रश्न क्या है, नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी दोदाबट्टा है। कौन सी है, दोदाबट्टा है। इसकी ऊंचाई कितनी है, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो दोस्तों नीलगिरी पहाड़ियों में सबसे ऊंची चोटी किसकी है, दोदाबट्टा की है। और इसकी ऊंचाई कितनी है, तो दोस्तों इसकी ऊंचाई लगभग 2637 किलोमीटर है। ऑप्शन सी आपका एकदम करेक्ट आंसर है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। दोदाबट्टा की ऊंचाई अगर पूछी जाएगी तो 2637 मीटर है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर कौन सा है, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर कौन सा है, दोदाबट्टा, अनाईमुदी, कालसुबाई,
कुदेरमुख। सही आंसर क्या होगा एक बार बताएंगे सभी दोस्त। तो दोस्तों दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर है अनाईमुडी। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न क्या है, ध्यान से सभी दोस्त देखेंगे। कन्याकुमारी से कृष्णा डेल्टा तक के बीच का क्षेत्र कौन सा तट कहलाता है? कन्याकुमारी से कृष्णा डेल्टा तक का क्षेत्र के बीच का क्षेत्र कौन सा तट कहलाता है? कोरोमंडल तट, गोलकुंडा तट, उत्तरी सरकार या फिर मालाबार तट। तो दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर क्या होगा एक बार कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है कोरोमंडल तट। तो कोरोमंडल तट की अगर बात की जाएगी तो ये कहाँ से कहाँ तक के बीच में है दोस्तों? कन्याकुमारी, ध्यान से देखेंगे, कन्याकुमारी और दोस्तों किसके बीच में स्थित है? कृष्णा डेल्टा तक दोस्तों, कृष्णा डेल्टा तक के बीच में स्थित है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न क्या है, ध्यान से देखेंगे। अगला प्रश्न है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पिछले साल में एसएससी के द्वारा पूछा गया है, 2021 में दोस्तों पूछा गया है। पूर्वी तट पर स्थित दोस्तों पाराद्वीप बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। पाराद्वीप बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। जितने सारे दोस्त जुड़े हुए हैं, पाराद्वीप बंदरगाह दोस्तों, पाराद्वीप तो पाराद्वीप की अगर बात की जाएगी दोस्तों तो पाराद्वीप किस में स्थित है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो पाराद्वीप हम आपको याद करवा देंगे, पाराद्वीप। तो पारा और द्वीप दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है उड़ीसा, क्योंकि दोस्तों पारा कभी उड़ नहीं सकता है, ऐसे याद रखें, पारा कभी उड़ नहीं सकता है। पारा कभी दोस्तों क्या नहीं हो सकता है? पारा कभी उड़ नहीं सकता। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, पारा कभी उड़ नहीं सकता। तो पारा से बनेगा पाराद्वीप और उड़ से दोस्तों बनेगा उड़ीसा। पारा से बनेगा पाराद्वीप। तो पाराद्वीप बंदरगाह कहाँ पे पड़ता है? उड़ीसा में पड़ता है। ऑप्शन बी आपका एकदम करेक्ट आंसर है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, उड़ीसा। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। फटाफट से आप सभी दोस्त लाइक और शेयर जरूर करेंगे। भारत के पश्चिमी तट पर स्थित गुजरात से गोवा तक के तट को किस नाम से जाना जाता है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। भारत के पश्चिमी तट पर स्थित गुजरात से गोवा तक के तट को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों इस तट को किस नाम से जाना जाता है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। गुजरात से दोस्तों गोवा तक के तट को किस नाम से जाना जाता है? सभी दोस्त एक बार कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। जितने सारे दोस्त जुड़े हुए एक बार सभी दोस्त लाइक और शेयर जरूर करेंगे। फटाफट से आप सभी दोस्त एक बार लाइक और शेयर जरूर करेंगे। तो दोस्तों अगर बात की जाएगी गुजरात से गोवा तक के बीच के तट को क्या कहा जाता है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो दोस्तों गुजरात से गोवा तक के बीच के तट को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों गुजरात के तथा गोवा तक के बीच के तट को कहा जाता है कोंकण तट। क्या कहा जाता है? कोंकण तट कहा जाता है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, कोंकण तट कहा जाता है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। ये आपका दोस्तों क्या हो गया? एक छोटा सा सुंदर सा भारत का मैप हो गया, और ज़्यादा अच्छा नहीं है लेकिन यहाँ पर हमने अपने हिसाब से इसे बनाने के प्रयास किया है। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट हैरियट, बैरन, माउंट मैकिनले या फिर सैडल पीक। तो दोस्तों अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इसका एकदम करेक्ट आंसर है सैडल पीक। सैडल पीक है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दोस्तों सैडल पीक है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी किस द्वीप पर स्थित है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी किस द्वीप पर स्थित है? नारकोडम, लिटिल अंडमान, साउथ अंडमान या फिर बैरन। सही आंसर क्या होगा? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो दोस्तों भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी किस द्वीप पर स्थित है? इसका एकदम करेक्ट आंसर है बैरन द्वीप पर स्थित है। ऑप्शन डी आपका एकदम करेक्ट आंसर है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। जी हाँ दोस्तों, अगला प्रश्न है उत्तर भारत के मैदान का कौन सा भाग कंकड़ और पत्थरों के निक्षेप से निर्मित हुआ है? खादर, बांगर, भाबर या फिर तराई। सही आंसर क्या होगा एक बार बताएंगे कि उत्तर भारत का मैदान जो है दोस्तों वह कौन सा भाग
कंकड़ पत्थरों के निक्षेप से निर्मित हुआ है? इसका एकदम करेक्ट आंसर है भाबर। ऑप्शन सी आपका एकदम करेक्ट आंसर है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। जी हाँ दोस्तों, अगला प्रश्न क्या है, ध्यान से सभी दोस्त देखेंगे और सही आंसर जो है कमेंट सेक्शन में चिपका देंगे। दोस्तों ये एसएससी के द्वारा पूछा गया बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई नई जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं? नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई नई जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं? तो दोस्तों नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई नई जलोढ़ मिट्टी को खादर कहते हैं। ऑप्शन ए आपका एकदम करेक्ट आंसर है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। फटाफट से आप सभी लोग आज के सेशन को लाइक और शेयर जरूर करेंगे। जितने सारे दोस्त आज के सेशन से जुड़े हुए हैं सभी दोस्त एक बार लाइक और शेयर कर देंगे अपने सभी दोस्तों तक। जी हाँ दोस्तों, आज के सेशन को लाइक और शेयर जरूर करेंगे, फटाफट से लाइक और शेयर करिए। बनिहाल दर्रा की अगर बात की जाएगी तो ये भारत के किस राज्य में स्थित है? दोस्तों बनिहाल दर्रा की अगर बात की जाएगी, बनिहाल दर्रा, तो दोस्तों बनिहाल दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों बनिहाल दर्रा दोस्तों जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। और जम्मू कश्मीर की अगर बात की जाएगी तो जम्मू कश्मीर दोस्तों एक यूनियन टेरिटरी है। और जम्मू कश्मीर में अगर आपसे पूछा जाएगा कौन कौन सी झीलें हैं तो झीलों के नाम याद कर लेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जम्मू कश्मीर में झीलें कौन कौन सी हैं ध्यान से सुनेंगे। तो जम्मू कश्मीर में झीलों की संख्या कितनी है तो ये तो कंफर्म नहीं है दोस्तों, लेकिन इनके कुछ प्रमुख नाम है उनको हम लोग जान लेंगे। झीलों के नाम है डल झील, कहाँ पर पड़ती है? जम्मू कश्मीर में। वुलर झील, ध्यान से सुनेंगे, डल झील, वुलर झील, शेषनाग झील और अनंतनाग झील। शेषनाग और अनंतनाग, शेषनाग और अनंतनाग झील दोस्तों ये कहाँ पर हैं? तो दोस्तों ये आपके जम्मू कश्मीर में स्थित झीलें हैं। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। जी हाँ दोस्तों, माना नीति लिपुलेख दर्रे, ध्यान से सुनेंगे, माना नीति लिपुलेख दर्रे भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हमने आपको कई बार, अगर आप हमारे पिछली क्लासेस से जुड़े हुए हैं तो दोस्तों हमने आपको कई बार बताया माना नीति और लिपुलेख दर्रे के बारे में। या भारत के किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड राज्य में स्थित है। ऑप्शन सी आपका एकदम करेक्ट आंसर है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, माना नीति लिपुलेख। तो दर्रे याद रखेंगे। उत्तराखंड के दो चीज बताने वाले हैं आपको दोस्तों, उत्तराखंड के दर्रे और दूसरा उत्तराखंड की झीलें। तो झीलें इनकी ट्रिक है दोस्तों, ट्रिक है, ट्रिक से याद करेंगे। और दर्रे दोस्तों याद रखेंगे, माना, दर्रे के नाम क्या है? माना, नीति और लिपुलेख। बहुत ही आसान है, आसानी से याद हो सकते हैं। माना नीति लिपुलेख, माना नीति लिपुलेख, ध्यान रखेंगे। अगला दोस्तों झीलों के नाम याद रखेंगे जिनके लास्ट में दोस्तों ताल आ जाए, तुरंत दोस्तों ताल से ताल हो जाएगा उत्तराखंड दोस्तों। तो ताल अगर आ जाए लास्ट में तो कौन सी झीलें कहाँ की होंगी? उत्तराखंड की। दिमाग में दोस्तों बैठा लेना, अगर लास्ट में ताल आ रहा है तो कहाँ की झीलें हैं? उत्तराखंड की। लास्ट में क्या है? ताल में। तो ध्यान से सुनेंगे, जैसे कि दोस्तों आपका हो गया नैनीताल, क्या हो गया? नैनीताल। तो नैनीताल झील कहाँ पर है? नैनीताल उत्तराखंड में। दोस्तों सात ताल, ध्यान से सभी नाम सुनेंगे, सात ताल। तो सात साल कहाँ पर है? तो ये दोस्तों उत्तराखंड में। खुरपतिया ताल, इसमें भी दोस्तों ताल आ गया। मल्ली ताल, ध्यान से सुनेंगे, मल्ली ताल। तो मल्ली ताल झील कहाँ पर है दोस्तों? तो ये भी आपका उत्तराखंड में। और दोस्तों भीमताल, तो भीमताल झील भी कहाँ पर है? भीमताल झील भी दोस्तों उत्तराखंड में है। देवताल, देवताल झील भी कहाँ पर है? उत्तराखंड में। तो दोस्तों जिन झीलों के लास्ट में ताल नजर आ जाए दोस्तों, ताल, तो उसको दोस्तों याद रखेंगे कहाँ की हैं? उत्तराखंड की हैं, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। फटाफट से आप सभी लोग आज के सेशन को लाइक और शेयर जरूर करेंगे। नाथुला दर्रा और जेलेपला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। नाथुला दर्रा और जेलेपला दर्रा दोस्तों भारत के किस राज्य में स्थित है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। एक बार सभी दोस्त सही आंसर बताएंगे। मणिपुर, सिक्किम, उत्तराखंड या फिर दोस्तों हिमाचल प्रदेश। सही आंसर क्या होगा एक बार सभी दोस्त कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। जितने सारे दोस्त जुड़े हुए हैं एक बार सभी लोग लाइक और शेयर जरूर करेंगे अपने सभी दोस्तों तक। आज का सेशन दोस्तों आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आने वाले सभी एग्जाम के लिए, एसएससी जीडी के लिए दोस्तों एकदम बेस्ट साबित होने वाला है दोस्तों, क्योंकि यह इसमें सभी प्रश्न जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है।
से सिलेक्ट किए गए हैं और क्वेश्चन पेपर ही समझ लीजिए दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी दोस्त लास्ट तक बने रहेंगे आज के सेशन में। तो नाथुला दर्रा और जेलेपला दर्रा, दोस्तों नाथुला और जेलेपला, तो ये कहाँ पे स्थित है दोस्तों? तो ये आपके सिक्किम राज्य में है दोस्तों, ध्यान रखेंगे। सिक्किम नाथुला और जेलेपला दर्रा कहाँ पर स्थित है? सिक्किम में। अगला जो दोस्तों प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। लक्षद्वीप समूह का निर्माण किससे हुआ है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। लक्षद्वीप समूह का निर्माण किससे हुआ है? बालू अट्टालिकाओं से निर्मित, दरारी उद्भेदन से, या फिर ज्वालामुखी क्रिया से, या फिर प्रवाल निर्मित से। तो दोस्तों लक्षद्वीप समूह का निर्माण किससे हुआ है? तो लक्षद्वीप समूह का निर्माण दोस्तों प्रवाल निर्मित से हुआ है, प्रवाल से निर्मित हुआ है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। लक्षद्वीप समूह का निर्माण किससे हुआ है? प्रवाल से इसका निर्माण हुआ है, प्रवाल निर्मित है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला दोस्तों प्रश्न क्या है, ध्यान से देखेंगे। जाड़े के दिनों में तमिलनाडु के तटों पर वर्षा किन कारणों से होती है? मानसून के कारण, लौटता मानसून, पश्चिम विक्षोभ, या फिर चक्रवात। तो दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर क्या होगा? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो दोस्तों जाड़े के दिनों में तमिलनाडु के तटों पर दोस्तों वर्षा का कारण क्या है? लौटता मानसून है। ऑप्शन बी आपका एकदम करेक्ट आंसर है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। जी हाँ दोस्तों, अगला प्रश्न क्या है? ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली तीव्र आर्द्र हवाओं को बंगाल में किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली तीव्र आर्द्र हवाओं को बंगाल में किस नाम से जाना जाता है? काल बैसाखी, काल वर्षा, काफी वर्षा, नार्वेस्टर, या फिर आम्र वर्षा। तो दोस्तों ग्रीष्म ऋतु में तीव्र आर्द्र हवाओं को बंगाल में क्या कहा जाता है? काल बैसाखी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? काल बैसाखी कहा जाता है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। ऑप्शन ए आपका एकदम करेक्ट आंसर है। जियोग्राफी का, भारत के भूगोल का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। भारत के अधिकांश वर्षा किसके द्वारा होती है? ये दोस्तों एसएससी में पूछा गया, दोस्तों एमटीएस में पूछा गया है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। भारत में अधिकांश वर्षा किसके द्वारा होती है? उत्तरी पूर्वी मानसून, पश्चिमी विक्षोभ, या फिर उष्णकटिबंधीय चक्रवात, या फिर दक्षिणी पश्चिमी मानसून। सही आंसर क्या होगा? एक बार कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो दोस्तों भारत में अधिकांश वर्षा किसके द्वारा होती है? तो दोस्तों भारत में अधिकांश वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। ऑप्शन डी आपका एकदम करेक्ट आंसर है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे। मानसून भारत के सबसे पहले किस राज्य में प्रवेश करता है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। मानसून भारत के सबसे पहले किस राज्य में प्रवेश करता है? तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरल, या फिर उड़ीसा। तो दोस्तों मानसून की अगर बात की जाएगी तो यह भारत के केरल राज्य में सबसे पहले प्रवेश करता है। किस राज्य में प्रवेश करता है? केरल राज्य में प्रवेश करता है। केरल इसका एकदम करेक्ट आंसर है। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। मानसून का दोस्तों प्रत्यावर्तन काल किसे कहा जाता है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। मानसून का प्रत्यावर्तन काल किसे कहा जाता है? शीत ऋतु को, शरद ऋतु को, ग्रीष्म ऋतु को, या फिर बसंत ऋतु को। तो दोस्तों मानसून का प्रत्यावर्तन काल किसे कहा जाता है? शरद ऋतु को कहा जाता है। ऑप्शन बी एकदम करेक्ट आंसर है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। फटाफट से आप सभी लोग आज के सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिए। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। जी हाँ दोस्तों, अगला प्रश्न है चिनाब किसकी सहायक नदी है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। चिनाब किसकी सहायक नदी है? एक बार कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, या फिर कावेरी। तो दोस्तों चिनाब की अगर बात की जाएगी तो चिनाब किसकी जो है सहायक नदी है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो दोस्तों चिनाब सिंधु नदी की सहायक नदी है। ऑप्शन बी आपका एकदम करेक्ट आंसर है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। सिंधु दोस्तों 5 नदियों का तंत्र है, ब्यास, रावी, झेलम, चिनाब और सतलज। ठीक है, तो ये 5 नदियां हैं जो कि सिंधु की सहायक नदियां हैं। ब्यास, रावी, झेलम, चिनाब, सतलज, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। शरावती नदी स्थित जोग जलप्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है? शरावती नदी पर स्थित जोग जलप्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है? इसका एकदम करेक्ट आंसर है दोस्तों, कर्नाटक राज्य में स्थित है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न क्या है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। झेलम, व्यास, जास्कर, गोमल आदि नदियां किस नदी की सहायक नदियां हैं? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। झेलम, व्यास, जास्कर, गोमल आदि नदियां किस नदी की सहायक नदियां हैं? ब्रह्मपुत्र, सिंधु, गंगा, या फिर गोदावरी। तो दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है सिंधु। दोस्तों सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं झेलम, व्यास, जास्कर, गोमल आदि। ये नदियां किसकी नदियां हैं? सिंधु की सहायक नदियां हैं।
अगला दोस्तों ध्यान से देखेंगे, भारत की वह कौन सी नदी हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा के नाम से जानी जाती है। तो भारत की कौन सी नदी हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा के नाम से जानी जाती है, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है चिनाब नदी। तो दोस्तों भारत की चिनाब नदी जो है हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा के नाम से जानी जाती है। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। जी हाँ दोस्तों, गंगा नदी अपने उद्गम स्थान पर किस नाम से जानी जाती है, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। भागीरथी, अलकनंदा, पद्मा या फिर जमुना। सही आंसर क्या होगा एक बार कमेंट सेक्शन में छाप देंगे सभी दोस्त। गंगा नदी अपने उद्गम स्थल पर किस नाम से जानी जाती है, इसका एकदम करेक्ट आंसर है भागीरथी। ऑप्शन ए आपका एकदम करेक्ट आंसर है सभी दोस्त, ध्यान रखेंगे। गंगा अपने उद्गम स्थल पर भागीरथी के नाम से जानी जाती है। अगला दोस्तों प्रश्न जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एसएससी के द्वारा पूछा गया है। गंगा नदी बांग्लादेश में किस नाम से जानी जाती है, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। गंगा नदी बांग्लादेश में किस नाम से जानी जाती है, सांगपो, भजगिराठी, पद्मा या फिर जमुना। सही आंसर क्या होगा एक बार बताएंगे सभी दोस्त। तो गंगा नदी बांग्लादेश में किस नाम से जानी जाती है, गंगा नदी बांग्लादेश में दोस्तों पद्मा नाम से जानी जाती है। ऑप्शन सी एकदम करेक्ट आंसर है सभी दोस्त, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न क्या है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। दामोदर और गंडक नदियाँ किन नदी की सहायक नदियाँ हैं, बताएंगे। दामोदर और गंडक नदियाँ किस नदी की सहायक नदियाँ हैं। सोन नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, सिंधु नदी या फिर गंगा नदी। तो दोस्तों अगर बात की जाएगी दामोदर और गंडक नदी किस नदी की सहायक नदियां हैं, एक बार कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो अगर बात की जाएगी दामोदर और इसमें गंगा नदी की सहायक नदी है या नहीं है, एक बार कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो दामोदर और गंडक नदी किस नदी की सहायक नदी है, इसका एकदम करेक्ट आंसर है गंगा नदी। दोस्तों गंगा नदी ही सही है सभी दोस्त, ध्यान रखेंगे। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी तिब्बत में सांगपो के नाम से जानी जाती है, फटाफट से कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो दोस्तों तिब्बत में सांगपो नदी के नाम से कौन सी नदी जानी जाती है, इसका एकदम करेक्ट आंसर है दोस्तों ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में सांगपो के नाम से जानी जाती है। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। पासी घाट के निकट किन दो नदियों के मिलने से ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम होता है, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। पासी घाट के निकट किन दो नदियों के मिलने से ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम होता है, दिबांग तथा लोहित। ऑप्शन बी है मानस तथा सुबनसिरी, दिबांग तथा धनसिरी या फिर ऑप्शन डी है मानस तथा लोहित। तो दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर क्या होगा, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो दोस्तों पासी घाट के निकट दो नदियां दिबांग तथा लोहित जब आपस में मिलती है तो ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम होता है। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। फटाफट से आप सभी दोस्त लाइक और शेयर जरूर कर देंगे। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है, फटाफट से कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। गोदावरी, महानदी, कावेरी या फिर दोस्तों नर्मदा। सही आंसर क्या होगा एक बार कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है, तो इसका एकदम करेक्ट आंसर है दोस्तों नर्मदा। नर्मदा नदी दोस्तों अरब सागर में गिरती है। ऑप्शन डी आपका एकदम करेक्ट आंसर है सभी दोस्त, ध्यान रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे। जी हाँ, अगला प्रश्न क्या है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, बताएंगे। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, गंगा, कावेरी, गोदावरी या फिर कृष्णा। तो दोस्तों प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो इसका एकदम करेक्ट आंसर है गोदावरी। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, गोदावरी। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। जी हाँ दोस्तों, आज का सेशन जो है आप सभी अपने दोस्तों तक शेयर करेंगे। पेनगंगा, वेनगंगा, प्राणहिता। दोस्तों तीन नाम है, ध्यान रखेंगे। पेनगंगा, वेनगंगा और प्राणहिता किस नदी की सहायक नदियां हैं। तो दोस्तों पेनगंगा और वेनगंगा हमने आपको कल वाले सेशन में बताया था। गोदावरी नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं, पेनगंगा हो गया और दोस्तों एक आपका कौन सा हो गया, वेनगंगा। पेनगंगा, वेनगंगा इनकी सहायक नदी है गोदावरी नदी की। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। कावेरी नदी का उद्गम निम्नलिखित में से निम्न में से क्या होता है। कावेरी नदी का उद्गम निम्न में से क्या होता है, कमेंट सेक्शन में बताएंगे। नासिक का त्र्यंबक पठार, कर्नाटक का ब्रह्मगिर पठार या फिर सह्याद्री का महाबलेश्वरी पहाड़ी या फिर दोस्तों विंध्याचल का अमरकंटक। सही आंसर क्या होगा एक बार कमेंट सेक्शन में छाप देंगे जितने सारे दोस्त जुड़े हैं। तो दोस्तों कावेरी नदी का उद्गम स्थल निम्नलिखित में से क्या है, तो इसका एकदम करेक्ट आंसर है कर्नाटक की ब्रह्मगिरी पहाड़ी।
तो अगर आपसे पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कावेरी नदी का उद्गम क्या है, तो कर्नाटक की ब्रह्मगिरी पहाड़ी। ऑप्शन बी एकदम करेक्ट आंसर है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न क्या है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। अमरकंटक की पहाड़ी किस नदी अमरकंटक की पहाड़ी से किस नदी का उद्गम होता है? ताप्ती नदी का, यमुना नदी का, नर्मदा नदी का या फिर गोदावरी नदी का? तो दोस्तों अमरकंटक की पहाड़ी से किस नदी का निर्माण होता है? तो दोस्तों अमरकंटक की पहाड़ी से नर्मदा नदी का निर्माण होता है। ऑप्शन सी एकदम करेक्ट आंसर है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, नर्मदा नदी का उद्गम है। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे। फटाफट से आप सभी लोग आज के सेशन को लाइक और शेयर जरूर करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्चुरी बनाती है, कमेंट सेक्शन में बताएंगे। कौन सी नदी एस्चुरी बनाती है, एक बार कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। महानदी, सतलज, चंबल या फिर ताप्ती? तो दोस्तों कौन सी नदी एस्चुरी बनाती है, एक बार सभी दोस्त कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। कौन सी नदी एस्चुरी बनाती है? इसका एकदम करेक्ट आंसर है दोस्तों ताप्ती। ताप्ती नदी दोस्तों एस्चुरी बनाती है। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। दोस्तों नदियों से संबंधित सभी प्रश्न आपके हो रहे हैं और जो कि एसएससी के द्वारा बार बार पूछे गए, तो उन सभी प्रश्नों को हम करवा रहे हैं। तो फटाफट से आप सभी लोग लाइक और शेयर करेंगे और लास्ट तक बने रहेंगे आज के हमारे इस सेशन में। तो दोस्तों चंबल, सिंध, बेतवा, केन किस नदी की सहायक नदी है, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। एक बार पुनः सुनेंगे। चंबल, सिंध, बेतवा, केन किस नदी की सहायक नदी है? सोन या फिर गंडक, यमुना या फिर झेलम? तो दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर क्या है? यमुना। चंबल, सिंध, बेतवा और केन यमुना नदी की सहायक नदी है। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। फटाफट से आप सभी लोग आज के सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिए। अगला प्रश्न है, भारत की कौन सी नदी नेपाल में शालिग्राम के नाम से जानी जाती है? कौन सी नदी दोस्तों नेपाल में शालिग्राम के नाम से जानी जाती है? फटाफट से कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। कोसी, सोन, गंडक या फिर ब्रह्मपुत्र? तो कौन सी नदी नेपाल में शालिग्राम के नाम से जानी जाती है? तो इसका एकदम करेक्ट आंसर क्या होगा, एक बार सभी दोस्त बताएंगे। तो इसका एकदम करेक्ट आंसर है गंडक। दोस्तों गंडक नदी को नेपाल में शालिग्राम के नाम से जानी जाती है। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। फटाफट से आप सभी लोग लाइक और शेयर जरूर करेंगे। दोस्तों अगला प्रश्न है, भारत में सबसे मीठे पानी की झील कौन सी है, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो दोस्तों भारत में सबसे मीठे पानी की झील वुलर झील भारत के किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों वुलर झील भारत के किस राज्य में स्थित है, एक बार कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। दोस्तों अगर बात की जाएगी वुलर झील की, तो कहाँ पर स्थित है? जम्मू कश्मीर में, सिक्किम में, मणिपुर में या फिर राजस्थान में? तो इसका एकदम करेक्ट आंसर है जम्मू कश्मीर में दोस्तों वुलर झील स्थित है। अगर दोस्तों बात की जाएगी जम्मू कश्मीर की, तो जम्मू कश्मीर में कौन कौन से झीलें स्थित है, तो मैं एक बार आपको बता चुका हूँ, एक बार फिर से बता रहे हैं, सभी दोस्त याद रख लेंगे। एक तो आपकी हो गई दोस्तों डल झील, एक आपकी दोस्तों हो गई वुलर झील, और एक दोस्तों आपकी कौन सी झील है? डल झील, वुलर झील, वेरीनाग और अनंतनाग। वेरीनाग और दोस्तों अनंतनाग, ये दोस्तों झीलें अगर इनकी बात की जाएगी, अनंतनाग, तो दोस्तों ये किन की झीलें हैं? जम्मू कश्मीर की झीलें हैं, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगर आपसे दोस्तों पूछा जाता है मणिपुर की झील का क्या नाम है, तो दोस्तों मणिपुर की झील का नाम है लोकटक। क्या नाम है? लोकटक। अगला दोस्तों प्रश्न क्या है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे फटाफट से। अगला प्रश्न जो कि दोस्तों बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, फटाफट से कमेंट सेक्शन में इसका सही आंसर छाप देंगे। कैबुल लामझाओ नामक तैरता हुआ पार्क जो कि लोकटक झील में भारत के किस राज्य में स्थित है? तो एक बार कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। लोकटक झील भारत के किस राज्य में पड़ता है? केरल, मणिपुर, सिक्किम या फिर मिजोरम? सही आंसर क्या होगा, एक बार कमेंट सेक्शन में छाप देंगे जितने सारे दोस्त जुड़े हुए हैं। तो दोस्तों अगर बात की जाएगी कैबुल लामझाओ नामक तैरता हुआ पार्क किस झील में है? लोकटक झील में। और लोकटक झील किस में पड़ती है? मणिपुर में पड़ती है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे। जी हाँ दोस्तों अगला प्रश्न है, भारत की कृत्रिम झील कौन सी है, बताएंगे। राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर, गोविंद वल्लभ पंत सागर या फिर दोस्तों गांधी सागर? इसका एकदम करेक्ट आंसर है गोविंद वल्लभ पंत सागर। ऑप्शन सी एकदम करेक्ट आंसर है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न क्या है, ध्यान से सुनेंगे और सही आंसर जो है कमेंट सेक्शन में चिपका देंगे। अगला दोस्तों प्रश्न है कोलरू झील, ध्यान से सुनेंगे। कोलरू झील भारत और किस राज्य में स्थित है, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। कोलरू झील भारत और किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों कोलरू झील की अगर बात की जाएगी तो यह भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है कोलरू झील, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। फटाफट से आप सभी लोग आज के सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिए। अगला प्रश्न है,
पोटास की बहुलता किस प्रकार की मिट्टी की विशेषता है बताएंगे। पोटास की बहुलता किस प्रकार की मिट्टी की विशेषता है बताएंगे। काली मिट्टी की विशेषता है, लाल मिट्टी की विशेषता है, जलोढ़ मिट्टी की विशेषता है, या फिर दोस्तों लैटेराइट मिट्टी की विशेषता है। तो अगर आपसे पूछा जाता है पोटास की बहुलता किसकी विशेषता है, तो इसका एकदम करेक्ट आंसर है दोस्तों जलोढ़ मिट्टी की विशेषता है। ऑप्शन सी एकदम करेक्ट आंसर है। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सबसे ज़्यादा उपयुक्त है। तो दोस्तों कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सबसे ज़्यादा इस जो है उपयुक्त है। तो दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर क्या होगा बताएंगे। जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी या फिर लैटेराइट मिट्टी। सही आंसर क्या होगा एक बार कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो दोस्तों कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है, तो इसका एकदम करेक्ट आंसर है दोस्तों जलोढ़ मिट्टी। कौन सी मिट्टी है दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों कपास की खेती के लिए पूछा जा रहा है, तो कपास की खेती के लिए ब्लैक सॉइल दोस्तों काली मिट्टी इसका एकदम करेक्ट आंसर होगा। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे काली मिट्टी। और काली मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है दोस्तों, इसे अन्य रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। इलायची तथा काजू की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। इलायची तथा काजू की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है, लाल मिट्टी, लैटेराइट मिट्टी, काली मिट्टी या फिर जलोढ़ मिट्टी। तो दोस्तों इलायची तथा काजू की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। कौन सी मिट्टी उपयुक्त है, तो इसका एकदम करेक्ट आंसर है दोस्तों लैटेराइट मिट्टी। अगर आपको इलायची की तथा काजू की खेती करनी है तो कौन सी मिट्टी उपयुक्त है, लैटेराइट मिट्टी। ऑप्शन बी एकदम करेक्ट आंसर है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न क्या है, एक बार लाइक और शेयर करेंगे क्योंकि आज का बहुत ही शानदार प्रश्न है। सभी दोस्त इसका आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। कौन सा राज्य भारत में केसर के लिए प्रसिद्ध है बताएंगे। कौन सा राज्य भारत में केसर के लिए प्रसिद्ध है, जम्मू कश्मीर, केरल, पंजाब या फिर हरियाणा। दोस्तों कौन सा राज्य भारत में केसर के लिए प्रसिद्ध है, तो इसका एकदम करेक्ट आंसर क्या है कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है जम्मू कश्मीर। दोस्तों जम्मू कश्मीर केसर के उत्पादन के लिए जो है प्रसिद्ध है। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। तो दोस्तों भारत में हरित क्रांति की अगर बात की जाएगी तो भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी, एक बार सभी दोस्त कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। 1965 से 66, 1966 से 67 या फिर वर्ष 1967 से 68 या फिर ऑप्शन डी है 1968 से 69। सही आंसर क्या होगा एक बार सभी दोस्त कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है वर्ष 1966 से वर्ष 1967। ऑप्शन बी एकदम करेक्ट आंसर है। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों लौंग के उत्पादन के लिए भारत का कौन सा राज्य प्रसिद्ध है बताएंगे। लौंग के उत्पादन के लिए भारत का कौन सा राज्य प्रसिद्ध है, एक बार कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो दोस्तों लौंग के उत्पादन के लिए भारत का केरल राज्य प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए आपका एकदम करेक्ट आंसर है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे लौंग के उत्पादन के लिए भारत का केरल राज्य जो है प्रसिद्ध है। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे फटाफट से सभी दोस्त देखेंगे। भारत के संविधान में कृषि किस सूची के विषय में है, कमेंट सेक्शन में बताएंगे। भारत में संविधान में कृषि किस सूची का विषय है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची या फिर अवशिष्ट सूची। तो इसका सही आंसर क्या होगा एक बार कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो दोस्तों अगर पूछा जाता है भारत में संविधान में कृषि किस सूची का विषय है, तो इसका एकदम करेक्ट आंसर है राज्य सूची। राज्य सूची का विषय है कृषि। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। जी हाँ दोस्तों अगला प्रश्न जो कि बहुत ही शानदार प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी जायद की फसल है। तो दोस्तों जायद की कौन सी फसल है एक बार बताएंगे। राई, उड़द, मूंग या फिर ये सभी। तो दोस्तों अगर आपसे पूछा जाता है निम्नलिखित में से कौन सी जायद की फसल है, तो दोस्तों जायद की फसल कौन सी है एक बार कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। जायद की फसल कौन सी है, तो दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है राई, उड़द और मूंग। ये तीनों दोस्तों किसकी फसलें हैं, जायद की फसलें हैं ये सभी। ऑप्शन डी आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन फसल रेशेदार फसल नहीं है बताएंगे। निम्नलिखित में से कौन सी फसल रेशेदार फसल नहीं है, कपास, जूट, पटुआ या फिर तंबाकू। तो दोस्तों कौन सी फसल रेशेदार नहीं है, इसका एकदम करेक्ट आंसर है तंबाकू। ऑप्शन डी आपका एकदम करेक्ट आंसर है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे।
अगर बात की जाएगी दोस्तों तंबाकू की, तो तंबाकू का फसल जो है या रेशेदार नहीं होता है। अगला दोस्तों प्रश्न जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एसएससी के द्वारा पूछा गया है, बहुत ही शानदार प्रश्न है, ध्यान से देखेंगे। द्वितीय हरित क्रांति की शुरुआत किस वर्ष की गई है? तो दोस्तों द्वितीय हरित क्रांति की शुरुआत किस वर्ष की गई है? वर्ष 1982-83, या फिर वर्ष 1983-84, या फिर वर्ष 1985-86, या फिर वर्ष 1986 और 87। सही आंसर क्या होगा एक बार कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो दोस्तों अगर बात की जाएगी द्वितीय हरित क्रांति की शुरुआत किस वर्ष की गई थी, तो इसका दोस्तों एकदम एग्जैक्ट आंसर क्या होगा? 1983 से 84। ऑप्शन बी एकदम करेक्ट आंसर है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न क्या है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। भारत में हरित क्रांति को सर्वाधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा है? तो बताएंगे हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा है? गेहूं और अनाज पर, या फिर मोटे अनाज पर, या फिर दलहन पर, या फिर पशुपालन पर? तो दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है गेहूं और चावल। दोस्तों हरित क्रांति किससे सबसे प्रभावित किसे करता है? गेहूं और चावल को। तो दोस्तों हरित क्रांति में भारत के जनक कौन थे? तो दोस्तों हरित क्रांति भारत के जनक कौन थे, जिनका नाम दोस्तों तक क्या था? MS स्वामीनाथन। क्या नाम था? MS स्वामीनाथन। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। जी हाँ दोस्तों अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न दोस्तों है भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई है? बताएंगे भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना किस देश के साथ सहयोग से की गई है? पश्चिमी ब्रिटेन, सोवियत संघ, या फिर ऑप्शन डी है कनाडा। तो दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किसके सहयोग से किया गया? सोवियत संघ के सहयोग से इसे किया गया है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न क्या है एक बार ध्यान से देखेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों भारत में एल्युमिनियम उद्योग का पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया गया? भारत में एल्युमिनियम उद्योग का पहला कारखाना कहाँ पर स्थापित किया गया? मध्य प्रदेश और कोरबा में, उड़ीसा और हीराकुंड में, या फिर पश्चिम बंगाल का JK नगर में, या फिर दोस्तों पश्चिम बंगाल का वेलुर में? सही आंसर क्या होगा एक बार कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर क्या है? भारत अगर देखेंगे प्रश्न को, भारत में एल्युमिनियम उद्योग का पहला कारखाना कहाँ पर स्थापित किया गया? तो इसका एकदम करेक्ट आंसर है पश्चिम बंगाल के JK नगर में। ऑप्शन सी एकदम करेक्ट आंसर है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों वर्ष 1968 में स्थापित बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना किस देश के सहयोग से हुई थी? एक बार कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। वर्ष 1968 में स्थापित बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना किस देश के सहयोग से हुई? पश्चिमी जर्मनी, USA, सोवियत संघ, ब्रिटेन। सही आंसर क्या होगा एक बार कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा एक बार सभी दोस्त कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो इसका एकदम करेक्ट आंसर है बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना किस देश के सहयोग से हुई थी? सोवियत संघ के सहयोग से हुई थी, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। ऑप्शन सी आपका एकदम करेक्ट आंसर है। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। जी हाँ दोस्तों अगला प्रश्न है सलेम संपात संयंत्र, ध्यान से देखेंगे, सलेम संपात संयंत्र भारत के किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में, केरल में, आंध्र प्रदेश में, या फिर उड़ीसा में? दोस्तों सलेम संपात संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो इसका एकदम करेक्ट आंसर है दोस्तों तमिलनाडु राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे। जी हाँ दोस्तों अगला प्रश्न क्या है? प्रायद्वीपीय भारत में सिंचाई का प्रमुख साधन क्या है? बताएंगे प्रायद्वीपीय भारत में सिंचाई का प्रमुख साधन क्या है? कुआं, नहर, बांध, या फिर तालाब? तो दोस्तों प्रायद्वीपीय भारत में सिंचाई का प्रमुख साधन क्या है? प्रायद्वीपीय भारत में सिंचाई का प्रमुख साधन दोस्तों क्या होता है? इसका एकदम करेक्ट आंसर है तालाब। किससे सिंचाई होती है? तालाब से। बी ऑप्शन डी आपका एकदम करेक्ट आंसर है। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। जी हाँ दोस्तों अगला प्रश्न है भाखड़ा नागल बांध। दोस्तों भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर अवस्थित है? महानदी, सतलज, नर्मदा, या फिर कावेरी? तो दोस्तों भाखड़ा नागल अगर नदी की बात की जाएगी तो यह कहाँ पर अवस्थित है दोस्तों? तो यह दोस्तों सतलुज नदी के ऊपर अवस्थित है। ऑप्शन बी एकदम करेक्ट आंसर है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। ऑप्शन बी एकदम करेक्ट आंसर है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। जी हाँ दोस्तों
अगला प्रश्न है, बगलीहार परियोजना किस नदी पर है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। बगलीहार परियोजना झेलम नदी, चेनाब नदी, सोन नदी या फिर चंबल नदी? तो दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर क्या है, एक बार कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो इसका एकदम करेक्ट आंसर है चेनाब नदी। बगलीहार परियोजना दोस्तों कहाँ, किस नदी पर है? चेनाब नदी पर है। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। जी हाँ दोस्तों, अगला प्रश्न क्या, ध्यान से देखेंगे। तालाब द्वारा सिंचाई भारत के किस राज्य में होती है? केरल में, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में या फिर उड़ीसा में? तो दोस्तों तालाब द्वारा सिंचाई भारत के किस राज्य में होती है? तो तालाब द्वारा सिंचाई दोस्तों तमिलनाडु राज्य में होती है। ऑप्शन सी एकदम करेक्ट आंसर है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही शानदार एकदम प्रश्न है। तुलबुल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। दोस्तों तुलबुल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? झेलम, ऑप्शन बी है चेनाब, व्यास और ऑप्शन डी है सतलज। सही आंसर क्या होगा, एक बार कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तुलबुल परियोजना दोस्तों, तुलबुल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? इसका एकदम करेक्ट आंसर है झेलम। तुलबुल परियोजना दोस्तों झेलम नदी पर अवस्थित है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। जी हाँ दोस्तों, अगला प्रश्न क्या है, ध्यान से देखेंगे। माता टीला परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? बताएंगे। माता टीला परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? चंबल, शरावती, सोन या फिर बेतवा? सही आंसर क्या होगा, एक बार सभी दोस्त बताएंगे। तो माता टीला परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? बेतवा नदी पर स्थित है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। ऑप्शन डी एकदम करेक्ट आंसर है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। तो दोस्तों आज का हमारा यह सेशन यहीं तक है। आप सभी दोस्त लास्ट तक बने रहे उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों कहते हैं कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थककर ना बैठ तू है मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। तो आप सभी दोस्तों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी दोस्त लास्ट तक बने रहे। दोस्तों इसी तरीके से एसएससी जीडी में बेस्ट स्कोर करने के लिए, किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम की बेस्ट तैयारी करने के लिए आप प्रतिदिन शाम को लाइव क्लास से ज़रूर जुड़ें और अपने सभी दोस्तों तक शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।